नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में न सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था बल्कि समाज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जी। विषय है मार्क्सवाद और वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स का वो सिद्धांत जिसने सोच की दुनिया में काफी हलचल मचाई। बिल्कुल। मार्क्स का एक बहुत मशहूर कथन है, शायद सबने सुना हो, अब तक का जो सारा इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। उनका मानना था कि हर समाज, आप देखें तो मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा होता है। एक वो जिनके पास उत्पादन के साधन है, मतलब जमीन, फैक्ट्री, पूंजी, ये सब। हाँ। और दूसरा वो वर्ग जो सिर्फ अपनी मेहनत, अपना श्रम बेचता है। और इसी टकराव को, इसी विरोध को वो सामाजिक बदलाव की असली जड़ मानती थे। अच्छा, तो आज इस चर्चा में हमारा इरादा यही है कि इस विचार की जड़ें कहाँ हैं, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा, और हाँ, इसकी जो आलोचनाएं हुई हैं उन पर भी बात करेंगे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये विचार आया कहाँ से, इसका संदर्भ क्या था। देखिए, ये बात है 19वीं सदी के यूरोप की। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे, शहर फैल रहे थे। हाँ, वो दौर। लेकिन इसके साथ एक और चीज हो रही थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मतलब एक तरफ मुट्ठी भर पूंजीपति थे जिन्हें मार्क्स ने बुर्जुआ कहा, बुर्जुआ, हाँ, जिनके पास सारी दौलत, सारी ताकत सिमटती जा रही थी। और दूसरी तरफ करोड़ों मजदूर थे, सर्वहारा, जो दिन रात मेहनत करते थे पर उनकी हालत खराब होती जा रही थी। मार्क्स ने इसी शोषण को, इसी असमानता को अपने विश्लेषण का, अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। ये तो उस वक्त की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी। पर क्या मार्क्स के हिसाब से ये जो टकराव है, ये संघर्ष, ये हमेशा चलता ही रहेगा? क्या कोई रास्ता नहीं था इससे निकालने का? मार्क्स का मानना था कि भी जब ये उत्पादन के साधन है ना, फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन वगैरह, ये जब तक कुछ लोगों की निजी संपत्ति रहेंगे तब तक ये संघर्ष चलेगा। अच्छा। उनके हिसाब से हल एक ही था, इन साधनों पर समाज का मालिकाना हक हो, सबका, और एक ऐसा समाज बने जहां कोई वर्ग भेद न हो, मतलब एक वर्गहीन समाज। वर्गहीन समाज। उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी की कि मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, वो एकजुट होगा और इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा, तभी शोषण खत्म होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ आर्थिक बराबरी या पैसों की बात नहीं थी। हमने सुना है कि मार्क्सवाद के कुछ दार्शनिक और ऐतिहासिक पहलू भी हैं, वो क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि मार्क्सवाद सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है। इसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तर हैं। पहला है दर्शन, जिसे कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका मूल आइडिया ये है कि दुनिया विचारों से नहीं बदलती, बल्कि भौतिक हालात और उनके आपसी टकराव से बदलती है। मतलब पदार्थ पहले है, चेतना बाद में। ठीक है। दूसरा है इतिहास को देखने का नजरिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये कहता है कि इतिहास को राजा रानी या बड़े बड़े विचार नहीं चलाते। इतिहास का इंजन है उत्पादन का तरीका, जैसे खेती, फिर उद्योग और उससे जुड़े सामाजिक रिश्ते। और तीसरा है राजनीतिक लक्ष्य, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। एक ऐसा समाज जहां न कोई वर्ग हो, न राज्य हो, न शोषण हो। ये उनका अंतिम लक्ष्य था। ये तो काफी क्रांतिकारी विचार लगते हैं। इनका असर फिर कहाँ हुआ? क्या सिर्फ यूरोप में या बाहर भी? भारत पर कोई असर पड़ा इसका? नहीं, इसका असर तो ग्लोबल था, दुनिया भर में फैला। और भारत कैसे अछूता रहता? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खासकर आप देखें तो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। लेकिन देखिए, जहाँ इतनी लोकप्रियता मिली वहीं मार्क्सवाद की आलोचना भी तो बहुत हुई है, काफी तीखी आलोचना है। उनकी मुख्य वजहें क्या रही? हाँ, आलोचनाएं भी उतनी ही जबरदस्त हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मार्क्स ने इंसान के स्वभाव को बड़ा मशीनी ढंग से देखा, सिर्फ आर्थिक आधार पर। इंसान के जो और जटिलताएं हैं, सहयोग की भावना, परोपकार, धर्म, संस्कृति, उनको नजरअंदाज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि समाज में सिर्फ संघर्ष ही नहीं होता, सहयोग भी होता है। मार्क्स ने सिर्फ संघर्ष पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। और वो जो कम्युनिस्ट देशों के अनुभव रहे, हाँ, वो शायद सबसे बड़ी आलोचना का आधार है। जिन देशों में कम्युनिस्ट शासन आया, वहाँ अक्सर देखा गया कि व्यक्तिगत आज़ादी छीन ली गई, मानवाधिकारों का हनन हुआ, एक पार्टी की तानाशाही स्थापित हो गई। जी।
लेकिन इन सब के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि मार्क्सवाद ने सत्ता को, असमानता को और न्याय के सवालों को देखने का एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क दिया, एक नया नजरिया दिया। ये बात तो है। अच्छा, अगर आज के समय में देखें, खासकर वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसका क्या रेलेवेंस है? देखिए, ये कई लिहाज से अहम है। अगर यूपीएससी की ही बात करें तो जीएस पेपर 1 में सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक है, पेपर 2 में राजनीतिक विचारधाराएं हैं, पेपर 4 में न्याय, समानता जैसे मूल्य हैं। इन सब को समझने के लिए मार्क्सवाद की एक बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और निबंध के पेपर में भी जैसे समानता बनाम स्वतंत्रता या विकास और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर लिखने में ये सिद्धांत काम आ सकते हैं। सबसे बड़ी सीख शायद ये मिलती है कि समाज में जो हमें असमानता दिखती है वो सिर्फ संयोग नहीं है या सिर्फ कुछ लोगों की नीयत का सवाल नहीं है, वो कई बार व्यवस्था की बनावट में, स्ट्रक्चर में ही छुपी होती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहें तो मार्क्सवाद सिर्फ क्रांति का एक आवाहन नहीं है, बल्कि समाज को, सत्ता के रिश्तों को, असमानता की जड़ों को समझने का एक औजार है। और ये हमें सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि असली बदलाव आता कहां से है? क्या सिर्फ सोच बदलने से या फिर व्यवस्था को बदलने से? बिल्कुल सही कहा। और शायद यही वजह है कि 150 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी वर्ग, पूंजी और असमानता पर जो बहस मार्क्स ने छेड़ी थी वो आज भी उतनी ही जिंदा है, उतनी ही प्रासंगिक है। तो अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल यहीं पर छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, क्या वो मुख्य रूप से विचारों के विकास से आता है, नए आइडियाज से आता है, या फिर ये मूल रूप से उत्पादन के तरीकों और शक्ति के जो सिस्टम बने हुए हैं उनमें बदलाव पर निर्भर करता है?